Hello student, welcome back again in the second part of Science 1 Chapter 2 that is a periodic classification of elements. वीडियोस के फर्स्ट पार्ट में जो है हमने टोटल 5 टॉपिक्स में से 3 टॉपिक्स डिस्कस किए थे जो थे फर्स्ट वन था एलिमेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन, सेकंड वन था डोबेराइनर ट्रेड्स, थर्ड वन था न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑप्टिक्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्थ टॉपिक मेंडलीज पीरियोडिक टेबल और फिफ्थ वन जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टार्ट करते हैं हम मेंडलीज पीरियोडिक टेबल से। मेंडलीज पीरियोडिक टेबल जो है बेसिकली जो मेंडलीज थे उन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता था बिकॉज इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल इन्वेंट किया था उसी के बेस पे जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बना पाना पॉसिबल हुआ, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने में बहुत हेल्प मिली। ओके, सो जो मेंडलीज थे ये सेंट पीटर्सबर्ग में सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर इन्होंने काम भी किया था और उन्होंने हर एक एलिमेंट्स के लिए एक सेपरेट कार्ड डिज़ाइन किया हुआ था और उनको उनके प्रॉपर्टीज़ और उनके एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज भी किया था। सो इनके बारे में कुछ देखते हैं हम। द रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री, इनका फुल नाम डिमिट्री था, मेंडलीज डेवलप्ड द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1869 टू 1872 एडी। ओके, सेकंड बोलता है द मेंडलीज पीरियोडिक टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड वन, मेंडलीज कंसिडर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स नेमली द एटॉमिक मास as standard and arranged 63 elements known at that time in an increasing order of their atomic masses। मेंडलीज ने जो है एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग और उनके एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। उस समय तक टोटल 63 एलिमेंट्स जो थे डिस्कवर किए जा चुके थे। ओके, then he transformed this into the periodic table of elements according with the physical and chemical properties of elements। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसको उन्होंने जो है उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ था। मेंडलीज फाउंड दैट एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। उन्होंने ये पाया कि जो सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप को एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑप्टिक्स में देखा था। वहाँ पर जो हमने न्यूलैंड्स ने म्यूजिक नोट्स बनाया था उसके अकॉर्डिंग जो सा रे गा मा पा धा नी 7 सुर होते हैं और जो 8वां सुर होता है वो सा जो होता है वो वापस से फर्स्ट जो नोट्स होता है उसके अकॉर्डिंग सिमिलर होता है, राइट। तो उसी तरीके से उनका जो न्यूलैंड्स का मानना था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 8th एलिमेंट के इक्वल होता है, यानी जो 8वां एलिमेंट है और पहला एलिमेंट है उन दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होती है। तो वही रूल को इन्होंने भी फॉलो किया मेंडलीज ने और ये बताया कि हर एक एलिमेंट जिसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है वो अपने आप को एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट करता है। ओके, सो अब हम देखेंगे मेंडलीज पीरियोडिक लॉ क्या है। द एलिमेंट विथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनके पीरियोडिक फंक्शन और एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग थी। Then the vertical columns in the periodic table are called groups while the horizontal rows are called the periods। vertical columns को उन्होंने अपने periodic table में groups में बताया और जो horizontal rows थे उन्होंने periods बताया। तो उनका हम लोग पहले period ये table देख लेते हैं, periodic table। सो यहाँ पर ये periodic table आपका यहाँ पे इस तरीके से दिखता है। सो जो vertical columns है ऐसे group 1, group 2, group 3 अप टू डाउन, ये उन्होंने ग्रुप्स के फॉर्म में बताया, यानी ये ग्रुप्स होंगे। और जो हॉरिजॉन्टल थे इस तरीके से तो उन्होंने उसे हॉरिजॉन्टल रोज को जो है पीरियड्स बताया। ओके, सो हम देख लेते हैं मेरिट्स क्या थे उनके, यानी एडवांटेज क्या थे मेंडलीज के पीरियोडिक टेबल के। सो यहाँ पर फर्स्ट एडवांटेज बोलता है एटॉमिक मासेस ऑफ द सम एलिमेंट वेयर रिवाइज्ड सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज़। ओके, कुछ एलिमेंट्स जो थे उनको वापस से रिवाइज किया गया, इसलिए रिवाइज किया गया क्योंकि जो उनके एटॉमिक मासेस थे और उनकी प्रॉपर्टीज़ थी वो पहले जो थे और अभी जो मेंडलीज ने इन्वेंट किया था उसमें चेंजेस मिल रहे थे। तो इसलिए
उसको वापस से जो है उन्होंने अरेंज किया, क्योंकि अगर वो एटॉमिक मासेस और उनकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट वाले से अभी जो उन्होंने इन्वेंट किया था उससे मैच नहीं होगी तो पीरियोडिक टेबल में उसको प्लेस कर पाना बहुत ही मुश्किल होता। तो एग्जाम्पल था उसका एक, फॉर एग्जाम्पल previously determined atomic mass of beryllium 14.09 was changed to correct value of 9.4 and beryllium was placed before boron. Okay, जो प्रीवियसली डिस्कस किया गया था, डिस्कवर किया गया था, उसमें बेरिलियम का जो वैल्यू था, एटॉमिक मास था, वो 14.09 था, राइट। ओके, और अभी की जो वैल्यू उन्होंने मैंडलिस ने डिस्कवर की थी वो 9.4 थी। तो इसलिए बेरिलियम को जो है बोरॉन के पहले प्लेस किया गया। अगर पुरानी वैल्यू को हम लेके चलते 14.09 तो बेरिलियम जो है बोरॉन के बाद आता, जो कि पीरियोडिक टेबल में गलत हो जाता, राइट। तो इसीलिए उसको वापस उन्होंने रिवाइज किया कि कुछ एलिमेंट जो थे रिवाइज किए गए। सेकंड मेरिट्स क्या है वो देखते हैं हम। सेकंड मेरिट्स बोलता है कि मैंडलिस केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। Three of these unknown elements were given the names Eka boron, Eka aluminum and Eka silicon from the known nebulae and their atomic masses were indicated as 44, 68 and 72 respectively. मैंडलिस ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ प्लेसेस जो थे वो वैकेंट छोड़ दिए थे, मतलब खाली छोड़ दिए थे, क्योंकि उन्हें उसके बारे में पता नहीं था। ओके, जैसे कि आप कहीं कहीं पे देख रहे हो कि वहाँ पे सिर्फ डैश है, मतलब वो प्लेसेस वैकेंट है। कहीं कहीं पे उन्होंने एटॉमिक मास नंबर लिखे हुए हैं और कहीं कहीं पे उन्होंने एलिमेंट्स के नाम भी दिए हैं बट उनके एटॉमिक मासेस नहीं लिखे, राइट। तो यहाँ पे हम जैसे कि उन्होंने तीन एलिमेंट्स के बारे में बताया था जो जिनको उन्होंने एटॉमिक मास दिखाए थे 44, 68 एंड 72, 44, 68 एंड 72, बट इनके नेम नहीं दिए थे। उन्होंने जस्ट एज ए नेम कंसिडर किया था एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन एंड एका बोरॉन। ओके, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन एंड एका बोरॉन। तो इस तरीके से उन्होंने ये कंसिडर किया था, राइट। बट बाद में जो डिस्कवर किया गया, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी जो उन्होंने यहाँ पे वैकेंट छोड़ दिए थे प्लेसेस जिनको मालूम नहीं था, तो लेटर जब इसके बारे में डिस्कवरी की गई, यानी उसे सर्च किया गया, तो ये सारी चीज़ें सही फाइंड आउट हुई। मीन्स कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है लेटर ऑन दिस एलिमेंट वेर डिस्कवर्ड एंड नेम्ड स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। बाद में उसका नाम जो दिया गया दैट इज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम दिया गया रिस्पेक्टिवली। द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट मैच्ड वेल विद दोज प्रेडिक्ट बाय द मैंडलिस। यानी मैंडलिस ने जो ये एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ प्रेडिक्ट किया था, वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम से काफ़ी हद तक मिलती थी। ओके, so due to this success all were convinced about the importance of Mendele's periodic table and this method of classification of element was accepted immediately. so इस सक्सेस की वजह से सभी लोग मेंडली के पीरियोडिक टेबल से काफ़ी कन्विंस्ड हुए और उसे इमीडिएटली जो है एक्सेप्ट भी कर लिया गया। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा टेबल के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, एटॉमिक मास, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, फार्मूला ऑफ क्लोराइड, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड। सो ये एक एल्यूमिनियम जो मेंडलीज ने प्रेडिक्शन किया था और गैल्मियम जो उसके इन प्लेस आया है वहाँ पर। तो देखते हैं, मेंडलीव ने प्रोडिक्ट किया था कि एटॉमिक मास जो है एका एल्यूमिनियम का 68 है और गैलियम का जो मिला वो 69.7 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो रहा है, राइट। ओके, डेंसिटी जो थी 5.9 थी जो मेंडली ने प्रेडिक्ट किया था। बाद में जो सर्च किया गया वो वैल्यू जो डिस्कवर किया गया दैट इज़ 5.94, अप्रॉक्सीमेटली सेम थी। मेल्टिंग पॉइंट लो था दैट इज़ 30.2, राइट। यहाँ पर फार्मूला क्लोराइड के साथ जो कंबाइन होता है तो ECl3, यहाँ पे गैलियम में तो GaCl3, उसी तरीके से फार्मूला ऑफ ऑक्साइड E2O3, Ga2O3, एम्फोटेरिक ऑक्साइड था और ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड था। सो इन सभी चीज़ों की वजह से उनके जो पीरियोडिक टेबल्स थे उन्हें तुरंत ही इमीडिएटली जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। सो नेक्स्ट मेरिट्स देख लेते हैं। थर्ड मेरिट्स बोलता है देयर वाज नो प्लेस रिजर्व फॉर noble gases in the Mendele's original periodic table. However, when noble gases such as helium, neon and argon were discovered towards the end of the 19th century, Mendel created the zero group without disturbing the original periodic table in which the noble gases were fitted very well. Okay,
कुछ नोबल गैसेस थे जैसे कि हीलियम, नियॉन और आर्गन, जो कि उस समय जो है डिस्कवर हुए थे, बट उनके लिए कोई ग्रुप टेबल में उन्होंने नहीं दिया। तो उन्होंने जो है टेबल को डिस्टर्ब किए बिना एक जीरो ग्रुप फाइंड आउट किया, और उस जीरो ग्रुप के अंदर जो है उन्होंने इन सभी गैसेस, नोबल गैसेस को, हीलियम, नियॉन और आर्गन को प्लेस किया। ओके, अब हम आते हैं मेंडलिस के डीमेरिट्स पे कि मेंडलिस का डिसएडवांटेज क्या था टेबल का। सो जो चीज़ें बनती है उसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज यानी डीमेरिट्स देख लेते हैं हम लोग। द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकेल is the same. Therefore, there was an ambiguity regarding their sequence in Mendel's periodic table. Ambiguity मतलब होता है डाउटफुल, यानी कि संदेह होना, डाउट होना। ओके, मेंडलिस ने अपने पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, यानी कि जिसका एटॉमिक मास जो था सबसे कम था वो पहले आता है, उसके बाद उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला। जैसे हाइड्रोजन था फर्स्ट, उसके बाद इन्होंने ये सारे प्लेसेस वैकेंट छोड़े थे क्योंकि यहाँ पर अननोन था। फिर लिथियम 7, बेरिलियम 9.4, बोरॉन 11, इस तरीके से उन्होंने अरेंज किया था। बट कहीं कहीं ये फाइंड आउट हुआ है जैसे कोबाल्ट और निकेल, ये कोबाल्ट हो गया और ये निकेल हो गया, दोनों का एटॉमिक मास उनके टेबल में सेम है। ओके, तो ये सीक्वेंस जो था एक डाउट क्रिएट करता था कि अगर दोनों का एटॉमिक मास 59 है तो दोनों एक ही टेबल में है, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने ये बताया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर तो है नहीं, जैसे कि Fe56 है, कोबाल्ट 59 है, और यहाँ पे निकल अगेन 59 हो गया, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर तो यहाँ पे दिखा ही नहीं, ये दोनों सेम नहीं हो सकते। ओके, तो ये एक इनका डीमेरिट्स था। दूसरा डीमेरिट्स था, आइसोटोप्स वेर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर Mendel put forth the periodic table as isotopes have the same chemical properties but different atomic masses. A challenge was posed in placing them in Mendel's periodic. मेंडलिस ने एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं 35 और 37, मीन्स उनका एटॉमिक मास होता है 35 और 37। सो उन्होंने अगर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म में प्लेस किया था, तो क्लोरीन का अगर यहाँ पे एटॉमिक मास है 35, तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है 37 आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर उन्होंने शो नहीं किया, यानी क्लोरीन का नेक्स्ट एलिमेंट 37 यहाँ पे शो होना चाहिए था। नेक्स्ट डिमेरिट्स है, when elements are arranged in an increasing order of the atomic masses, the rise in atomic mass does not appear to be uniform. उन्होंने एलिमेंट्स को जो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में टेबल में प्लेस किया हुआ था, तो वो यूनिफॉर्म नहीं था, मीन्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं था। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखते हैं कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, तो यहाँ पे जो 13 नंबर का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 13 होना चाहिए वो मिसिंग है। यहाँ पर सेम उसी तरीके से 14 और 15 के बीच में जो 15 नंबर का एलिमेंट है यानी कि जिसका एटॉमिक मास 15 होना चाहिए वो मिसिंग है। 16 और 19 के बीच में सेम एज लाइक जो है 17 और 18 नंबर के एटॉमिक मास का एलिमेंट जो है मिसिंग है। ओके, सो इट वाज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हैवी एलिमेंट्स। तो ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल था कि दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में और कितने एलिमेंट्स जो हैं इंक्लूड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट डिमेरिट्स है उनका, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके काफ़ी डाउट थे टेबल्स में, जैसे कि हाइड्रोजन शो सिमिलरिटी विद द हेलोजन दैट इज़ ग्रुप 7। हाइड्रोजन जो है सिमिलरिटी शो करता है हेलोजन से जो कि ग्रुप 7 से बिलोंग करता है। तो एग्जांपल के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2 होता है। सेम उसी तरीके से जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स है क्लोरीन और फ्लोरीन, उनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला F2 और Cl2 होता है। तो ये एक सिमिलरिटी थी हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में। इन द सेम वे देयर इज अ सिमिलरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। जो हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स थे ग्रुप 1 से बिलोंग करते थे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम थी। देयर इज अ सिमिलरिटी इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स दैट इज Na एंड K, यानी सोडियम और पोटेशियम। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था कंपाउंड्स का
वो भी सेम था हाइड्रोजन के साथ में। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हाइड्रोजन, सिमिलरिटी इन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। तो हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हम लोगों ने जब यहाँ पर क्लोरीन के साथ किया तो HCl बनता है, ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड। उसी तरीके से सोडियम का जब कॉम्बिनेशन Cl के साथ किया तो सोडियम क्लोराइड बन गया। अगर पोटेशियम के साथ करते तो पोटेशियम क्लोराइड बन जाता, दैट इज़ KCl। सेम उसी तरीके से H के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन किया तो दैट इज़ द वाटर, आपका ये वाटर बन गया। और उसी तरीके से Na2O बना, फिर सल्फर के साथ किया तो H2S और ये Na2S। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्म विद क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो हाइड्रोजन और अल्कली मेटल से जब क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ फॉर्म होते हैं तो ये सिमिलरिटी शो करते हैं। उसी तरीके से एक और सिमिलरिटीज़ है, सिमिलरिटीज़ इन हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस। तो वो सिमिलरिटीज़ क्या है, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला H2Cl2 है, तो अगर मेटल्स के साथ में कंबाइन होते हैं तो NaH NaCl बनाते हैं, हाइड्रोजन NaH बनाता है और ये NaCl बनाएगा। उसी तरीके से अगर नॉन मेटल के साथ कंबाइन होते हैं, यानी नॉन मेटल कार्बन लिया हम लोगों ने तो CH4, ओके, और ये बनता है CCl4। CH4 मतलब होता है मीथेन और CCl4 मतलब होता है टेट्राक्लोरोमीथेन। तो यहाँ पर जो है हमारा इस तरीके से मेनली पीरियोडिक टेबल और उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स जो होते हैं फिनिश होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था हेनरी मोज़ले। सो उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेकर कुछ पीरियोडिक लॉ भी बनाए थे। तो पीरियोडिक लॉ हम देख लेते हैं क्या था। हेनरी मोज़ले शोज दैट एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, ऑफ एन एलिमेंट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी एंड नॉट इट्स एटॉमिक मास। उन्होंने बताया था कि एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो एलिमेंट के मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी होते हैं, ना कि एटॉमिक मास। सेकेंड लॉ था द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। उन्होंने ये बताया था कि जो एलिमेंट्स के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं पीरियोडिक फंक्शन में, वो एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग्स होते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। उन्होंने ये बताया था कि एलिमेंट्स जो होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ओके, वो उनका जो अरेंजमेंट होता है उनके एटॉमिक नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जैसे कि मेंडलीव और न्यूलैंड्स ने जो है एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया था। बट इन्होंने जो है, यानी हेनरी मोज़ले ने जो है, इन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनको प्लेस किया था, ओके। सो इसी के बेसिस पे हम जो है एलिमेंट्स का अरेंजमेंट देख लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसा है। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है फर्स्ट हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रोज़ की। यहाँ पर टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ है, ओके। सो ये हॉरिजॉन्टल रोज़ को जो है हम बोलते हैं पीरियड। ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ है इनको हम बोलते हैं पीरियड, ओके। सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो है टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 ऐसे ही अप टू 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। तो इन वर्टिकल कॉलम्स को हम बोलते हैं ग्रुप। तो ये पीरियड और ग्रुप को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बॉक्सेस के फॉर्म में अरेंज किया गया है और हर एक बॉक्सेस में जो है एक एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है और बॉक्सेस के अपर पोर्शन पे जो है एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को शो किया गया है। जैसे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6। तो इन्होंने सारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। सेम उसी तरीके से लोअर पार्ट में जो यहाँ पर 2 सीरीज़ है, एक लेंथेनाइट सीरीज़ है और एक एक्टिनाइट सीरीज़ है, ओके। सो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़ ये कहाँ से आया, यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि 56 के बाद 57 से लेकर 71 जो एलिमेंट्स है ये पहले डिस्कवर नहीं हुए थे। सेम उसी तरीके से 89 से लेके 103 के एलिमेंट जो थे वो भी डिस्कवर नहीं हुए थे। तो ये एलिमेंट्स को बाद में डिस्कवर किया गया और उसको यहाँ पर शो किया गया, दिखाया गया। तो इसलिए इन्हें जो है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़ में प्लेस किया गया है यहाँ पर, ओके। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है टोटल 4 ब्लॉक्स में डिवाइड होता है। एक होता है S ब्लॉक, दूसरा है D ब्लॉक, तीसरा है P ब्लॉक और चौथा है F ब्लॉक। सो S ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2।
उसी तरीके से डी ब्लॉक जो है ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जो है हम डी ब्लॉक बोलते हैं। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक जो ब्लॉक होता है वो पी होता है, और लोअर पार्ट में जो लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़ है ये एफ ब्लॉक शो करता है। तो इन एलिमेंट्स को जो है मेटल, सेमी मेटल जिसको हम मेटलॉइड्स भी बोलते हैं, और नॉन मेटल की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो जिगजैग लाइन है इसके लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी एलिमेंट्स हैं ये सभी मेटल हैं, और मेटल जो है यहाँ पर 1 2 3 यानी टोटल जो है आपके 3 टाइप्स के मेटल्स है। एक अल्कली है, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है और ट्रांजिशन मेटल है। उसके बाद ये लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़ है। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो ये अल्कली मेटल है ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। ठीक है, उसी तरीके से जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। और उसके बाद जो ये सारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, ये सारे एलिमेंट जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल होते हैं। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ये हैवी मेटल्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है। ओके, और ये जो होते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं और एज अ कैटलिस्ट भी वर्क करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ये एलिमेंट्स हैं जैसे कि हम देख सकते हैं जिगजैग के राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर ये जो लाइट रेड कलर के एलिमेंट्स हैं ये मेटलॉइड्स हैं, मतलब सेमी मेटल्स हैं। उसी तरीके से जो ये ग्रीन कलर्स में हैं ये सभी एलिमेंट्स जो हैं ये नॉन मेटल्स है। जो 18 ग्रुप का एलिमेंट है वो एलिमेंट जो है हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, सॉरी नोबल गैसेस है, दीज आर द नोबल गैसेस। और उसी तरीके से 17 जो ग्रुप है वो हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो फंक्शंस है या अरेंजमेंट है वो हमने यहाँ पर पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके कुछ सब टॉपिक्स है जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर, तो वो हम अभी देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द सब टॉपिक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। ओके, सो यहाँ तक अप टू लास्ट 118 एलिमेंट्स हैं, और इन सब एलिमेंट्स को रिमेंबर करके रख पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए जो हमने अपने स्पाई साइंस क्लासेस में फर्स्ट वीडियो जो डाला था बेसिक लेक्चर्स का, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ट्रिक्स बताए गए हैं कि इन एलिमेंट्स को जो है हम कैसे रिमाइंड करके रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट सब टॉपिक की तरफ, जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो देखते इसमें The characteristic of the groups and periods in the modern periodic table are because of the electronic configuration of the elements. जो ग्रुप्स और पीरियड्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बनते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही होती है। It is the electronic configuration of an element which decides the groups and period in which to be placed. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करता है कि कौन सा एलिमेंट जो है ग्रुप में आएगा या तो पीरियड में आएगा। ओके, द नेबरिंग एलिमेंट डिफर स्लाइटली इन देयर प्रॉपर्टीज वाइल डिस्टेंस एलिमेंट डिफर वाइडली इन देयर प्रॉपर्टीज। ओके, एलिमेंट इन द सेम ग्रुप्स सिमिलरिटीज एंड ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टी। सो एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे कि हम एटॉमिक नंबर्स के ऑर्डर में जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो जो नेबरिंग एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी में जो है थोड़े से डिफरेंसेस रहेंगे, स्लाइटली डिफरेंसेस होंगे। बट अगर फर्स्ट एलिमेंट का कंपैरिजन हम अप टू 10th नंबर के एलिमेंट के कंपेयर में करते हैं तो उसमें डिफरेंस हमें बहुत ज़्यादा दिखेगा, यानी वाइडली डिफरेंस दिखेगा। ओके, एलिमेंट इन द सेम ग्रुप शो सिमिलरिटी एंड ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज़। सेम ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलरिटी शो करते हैं और ग्रेडेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ में ग्रेडेशन भी होता है। ग्रेडेशन मतलब होता है चेंज ऑफ स्टेट। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर एक हमने ये ग्रुप लिया हुआ है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है इसे हम F2 लिखते हैं, जैसा कि मैंने
पीछे भी वीडियो के सेकंड पार्ट में बताया था। F2 लिखते हैं, इसे Cl2 लिखते हैं, ब्रोमीन को Br2 लिखते हैं और आयोडीन को I2 लिखते हैं, राइट। तो ये सिमिलरिटीज़ हो जाती है इनकी। ओके, तो उसी तरीके से ग्रेडेशन क्या पार्ट है? ग्रेडेशन पार्ट है कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये गैसेस है, ब्रोमीन जो है ये लिक्विड है और आयोडीन जो है ये सॉलिड है। तो ये ग्रेडेशन होता है, दैट इज, और सिमिलरिटीज जो F2 Cl2 Br2 एंड I2 होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम देखते हैं कि ग्रुप्स के अंदर जो है, ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अरेंजमेंट एलिमेंट का कैसा होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये एक डायग्राम है जिसमें हमको पता चलेगा कि यहाँ पर ग्रुप्स में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अरेंजमेंट कैसा होता है एलिमेंट के लिए। ये 1 to 18 ग्रुप्स है, यानी टॉप टू बॉटम हमको जाना है। तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम के फॉर्म में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी यहाँ पता चलेगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1 होता है, लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे। The number of valence electron in these elements from the group 1, that is the family of alkali metal, is the same. Okay, number of valence electron from the group 1, यानी हम लोग ग्रुप 1 की बात करते हैं तो उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 है। क्यों? क्योंकि ये सभी अल्कली मेटल से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये सेम है। ओके, यानी कि जिस किसी भी एलिमेंट के एलिमेंट का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 होगा तो वो सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, हाइड्रोजन जो है 1 है तो सीधी सी बात है उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। लिथियम का जो है फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। सोडियम के लिए 2 8 1, ओके, पोटेशियम के लिए 2 8 8 1। तो इस तरीके से इनके अरेंजमेंट्स होते हैं। और ये जो शेल होते हैं, ये फर्स्ट सेल हो जाता है, ये सेकेंड सेल हो जाता है, ये उसी तरीके से थर्ड सेल हो जाता है और ये फोर्थ सेल हो जाते हैं। तो उनको अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज किया गया। तो ये सेल जो होते हैं ये K L M N के फॉर्म में होते हैं, जो हम आगे अभी देखेंगे, ठीक है। सिमिलरली एलिमेंट्स फ्रॉम एनी अदर ग्रुप, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू बी सेम। अगर हम किसी भी अदर ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे तो उनके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही होने वाले हैं। जैसे हम यहाँ 13 के बारे में देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है बोरॉन का, उसी तरीके से एल्यूमिनियम का 3 है, कार्बन का 4 है, तो सिलिकॉन का जो है 4 है, ग्रुप 14 का। फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बिलोंगिंग टू द ग्रुप 2, दैट इज़ द फैमिली ऑफ द अल्कली अर्थ मेटल। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के जो आउटरमोस्ट सेल है, यानी सबसे बाहर का जो सेल होता है, उसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ द एलिमेंट सच एज फ्लोरीन, क्लोरीन फ्रॉम द ग्रुप 17। ग्रुप 17 में हम देखते हैं यहाँ पर आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो गए 7 हो जाते हैं इनके। वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम विदिन एनी ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन सेल गेट्स एडेड एट ए टाइम। अगर हम टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन सेल जो है वो इंक्रीज होते जाता है। ओके, इलेक्ट्रॉन सेल इंक्रीज होता है, ये सॉरी इलेक्ट्रॉनिक सेल इंक्रीज होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका सिर्फ एक ही सेल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो पहले में 2 आएगा और सेकेंड सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो उसका 2 सेल बनेगा यहाँ पे। उसी तरीके से सोडियम में देखो आपको 3 सेल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और पोटेशियम के लिए 4 सेल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर जो सेल्स बनते हैं टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज होते जाते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक है पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो है अरेंजमेंट कैसा होता है। ये बिल्कुल अपोजिट होता है ग्रुप्स के कंपैरिजन में। ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जो है इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीज होते जाते हैं, बट यहाँ पर जो है पीरियड्स में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो है हम मूव ऑन होते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं बट इलेक्ट्रॉनिक शेल उतने ही रह जाते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम ग्रुप 2 देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द डिफरेंट इन दिस एलिमेंट, हाउएवर द
नंबर ऑफ शेल इज़ द सेम, यानी कि नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे इसमें, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे। यहाँ पे देखते हैं जैसे कि हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेल्स बनेंगे सबके सिर्फ 2 शेल्स बनेंगे, लेकिन इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7, तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो चेंज हो जाते हैं। While going from left to right within the period, the atomic number increases by 1 at a time and the number of valence electron also increases by 1 at a time. ओके, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो देखते हैं कि जो एटॉमिक नंबर्स है वो इंक्रीज होते जाते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से ये इंक्रीज होते जाते हैं। उसी तरीके से इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। The element with the same number of cell occupied by electron belonging the same period, the element in the second period, namely lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, chlorine and neon, have the same electrons in the two shells, that is K and L. तो जैसे मैंने बताया कि जो शेल्स बनते हैं वो K, L, M और N के फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेकेंड पीरियड के बारे में बताया एग्जांपल लेके, तो यहाँ पर जो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन के बारे में बताया, तो यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं इनके, लेकिन इनके जो शेल्स है वो सेम है, यानी के और एल सेम। उसी तरीके से यहाँ पे थर्ड पीरियड पे देखेंगे तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, तो यहाँ पे इनके जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो 3 ही बनेंगे, मतलब के एल एम। ओके, बट बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगेन क्या होते जा रहे हैं, यहाँ पर चेंज होते जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैलेंसी। The valency of an element is determined by the number of electrons present in the outermost shell of its atom, that is the valence electron. किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उस एलिमेंट्स के एटम्स के आउटरमोस्ट शेल में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, तो उस इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम उस एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है इसका दूसरा डेफिनेशन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट an atom of an element gives away or take up while forming an ionic bond is called the valency of that element. जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एलिमेंट के अंदर, वो जब कभी भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यानी गिव और टेक करते हैं, तो वो उस एलिमेंट की वैलेंसी को बताता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 एलिमेंट है, सोडियम और क्लोरीन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोडियम के आउटरमोस्ट सेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन्स है और क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स है। कोई भी किसी भी सेल को कंप्लीट होने के लिए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सेप्ट फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल को कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी अदर्स सेल को कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब पॉसिबिलिटीज़ ये है कि सोडियम अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन को देता है तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो यानी कि सोडियम की वैलेंसी 1 हो जाती है। ओके, उसी तरीके से क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो उसकी भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। उसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं तो मैग्नीशियम क्या होता है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अदर एलिमेंट को देगा, राइट। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2, और जो एलिमेंट मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा उसकी भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। तो वैलेंसी फाइंड आउट करने का सिंपल ट्रिक ये है कि जो कोई भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आउटरमोस्ट शेल में 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो उनकी वैलेंसी वही रहने वाली है। ओके, सपोज़ करते हैं अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 ही होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 होगी और 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 ही होगी। बट अगर वही एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कितना, 5 6 7 और 8, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए 5 6 7 8
कि हमें नंबर्स को जो है हमें 8 से माइनस करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि अगर किसी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 माइनस 5 तो कितना बच गया 3। तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस एलिमेंट का जो वैलेंसी है वो 3 है। अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 माइनस 6, ओके, तो पता चल जाएगा उसकी वैलेंसी जो है 2 है। उसी तरीके से 8 माइनस 8 किया तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई 0। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक शेल के बारे में। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक शेल है, यहाँ पर इस तरीके से के एल एम और एन, राइट। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक शेल हमें दिखा रहा है जो मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रख सकता है ये। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पे 2n², n की वैल्यू अगर 1 रखा तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, एल शेल में मैक्सिमम 8, एम में 18 और एन में 32। ओके, सो अब यहाँ पे सोचने की बात ये है कि अगर एम शेल में मैक्सिमम 18 की कैपेसिटी है तो पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2, 8, 8, 1, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो है पोटेशियम को 2, 8, 9 क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर फर्स्ट सेल में 2 आता, सेकंड में 8 आता, तो तीसरे में 9, क्योंकि 18 की कैपेसिटी है एम में। तो यहाँ पर जो है वो 8, 1 करके क्यों आया है, राइट। तो ऐसा होता इसलिए है क्योंकि बिकॉज जो पोटेशियम की प्रॉपर्टी है वो ग्रुप 1 के एलिमेंट के सिमिलर होती है। तो इसलिए पोटेशियम को ग्रुप 1 में अरेंज किया जाता है और ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए हमें पोटेशियम को इस तरीके से अरेंज करना पड़ा। तो आप वो जाके देख सकते हैं पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पर ये चार्ट जो है एलिमेंट की वैलेंसी को शो करता है। सो यहाँ वैलेंसी है 1 + 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे ही 2 - 1 - 4 माइनस। ओके, सो यहाँ पर ये प्लस और माइनस क्यों दिए गए हैं, बिकॉज जो एलिमेंट्स यानी कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डोनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया तो उनके आगे जो है प्लस चार्ज लगता है, और उसी तरीके से जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ओके, तो उनके आगे माइनस चार्ज लगता है क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक साइज। सो द साइज ऑफ एन एटम इज़ इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। जो एटम की साइज़ होती है उसके रेडियस के थ्रू इंडिकेट की जाती है। एटॉमिक रेडियस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द आउटर मोस्ट शेल। यानी कि एटॉमिक रेडियस को हम कैसे मेजर करते हैं, किसी की भी एटम की जो साइज़ है उसके रेडियस के थ्रू मेजर की जाती है। तो एटॉमिक रेडियस को मेजर करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि किसी भी एटम्स का जो सेंटर पॉइंट होता है न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल तक जितना भी रेडियस बनेगा वो उसकी एटॉमिक साइज़ को इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं सेंटर पार्ट में यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। ओके, सो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल है ये जितना रेडियस बनाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। तो ये एटम की साइज़ को बताएगा तो इसको बोलेंगे एटॉमिक साइज़। यहाँ पर कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं जो कि हमें एटॉमिक साइज़ को शो करते हैं, और एटॉमिक साइज़ को जो है हम पिकोमीटर में शो करते हैं। पिकोमीटर मतलब होता है दैट इज़ 10⁻⁻12। पिको मतलब होता है 10⁻⁻12। एटॉमिक साइज़ जो होती है वो नंबर ऑफ़ शेल्स पे डिपेंड करती है। तो जितने भी नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, ओके, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, उतनी ही एटॉमिक साइज़ जो है इंक्रीज़ होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेल्स तो एटॉमिक साइज़ जो है एटम्स की वो लार्जर हो जाएगी। सो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम अगर पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स देखते हैं टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पर जो है एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होती है, राइट। कैसे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेल्स जो है इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हम हाइड्रोजन में देखेंगे तो एक शेल बनेगा, उसी तरीके से लिथियम में देखेंगे तो 2 सेल्स के फॉर्मेशन होंगे। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3 सेल का फॉर्मेशन होगा, और पोटेशियम के लिए 4 सेल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम जो है नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, तो एटॉमिक साइज़ जो है इंक्रीज़ होती चली जाएगी। बट उसके अपोजिट जब हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट मूव ऑन करते हैं
तो नंबर ऑफ शेल्स जो रहते हैं वो सेम रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, एटॉमिक साइज़ जो होती है डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि पीरियड्स में नंबर ऑफ शेल्स जो होंगे हमेशा सेम रहेंगे। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से जो है न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होंगे। ओके, सो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉनिक शेल्स वही रह जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एट ए टाइम पे इंक्रीज़ होते जाते हैं, और वो सभी इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल पे ऐड होते जाते हैं, और न्यूक्लियर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो उस वजह से न्यूक्लियर की एनर्जी बढ़ जाती है, और वो न्यूक्लियर चार्ज जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करते हैं, जिससे जो होती है एटम की साइज़ जो होती है डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि एलिमेंट्स की जो एटॉमिक यानी एटम्स की जो एटॉमिक साइज़ होती है वो नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड करती है, यानी कि जितने नंबर्स ऑफ शेल इंक्रीज होंगे वो एटॉमिक साइज़ उतनी इंक्रीज़ होगी, और नंबर ऑफ शेल्स जितने डिक्रीज़ होंगे उतनी एटॉमिक साइज़ कम होती चली जाएगी। दिस इज़ द लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ओके, सो ये जो डायग्राम है आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है, जिसमें हम लोग देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को यहाँ पे समझ लेते हैं। मेटालिक कैरेक्टर वो होता है कि जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, यानी कि कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं। जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है किसी अदर एलिमेंट्स को डोनेट कर दिया, तो यानी कि उनके अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज की जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो उनकी टेंडेंसी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की होती है। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर यानी कि वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो उनके अंदर जो होता है वहाँ पर एनायंस का फॉर्मेशन होता है, यानी नेगेटिव चार्ज जो होता है उनके अंदर इंक्रीज़ होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले कि ये पीरियोडिक टेबल को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स के फॉर्म में। जो जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड है वो सभी मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, और अलॉन्ग द जिगजैग लाइन जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी मेटलॉइड्स हैं, और उसके राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं। सो यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है हमको कि अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव ऑन करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, और अगर टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। ये एटॉमिक रेडियस जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है ये हमने लास्ट टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मतलब जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज़ होती है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज़ होता है। अब ये होता कैसे है इसको ज़रा समझ लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स जो होते हैं स्टेबल हो जाते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स स्टेबल हो जाते हैं और एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो होता है 1 बाय 1 इंक्रीज़ होते रहता है, उसकी वजह से जो है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होता है न्यूक्लियस के अंदर इंक्रीज़ होता है, और नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं स्टेबल रहते हैं। उसके वजह से नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सेम स्टेबल आउटर मोस्ट शेल पे जो है ऐड होते जाते हैं, और जो न्यूक्लियर की पावर है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और वो आउटर मोस्ट शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, यानी पुल करके रखती है। तो जिस वजह से वो एटम्स जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं कर पाते हैं, और जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज़ नहीं कर पाएंगे तो सीधी सी बात है कि उनके अंदर जो है एनायंस की पॉसिबिलिटीज़ यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर पाते हैं, इलेक्ट्रॉन दे पाते हैं अदर एलिमेंट्स को, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस की बाउंडेशन की वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं कर पा रहे। तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब वो नॉन मेटालिक कैटेगरी के अंडर में आ जाते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो होगी वो डिक्रीज़ होगी, और मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। सेम उसी तरीके से डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेटालिक
कैरेक्टर। यहाँ पे अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज़ होती है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो भी डिक्रीज़ होता है। तो ये कैसे, जरा देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि टॉप टू बॉटम जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल जो होते हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। अब जैसे कि एटॉमिक साइज़ जो होती है न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट सेल यानी कि रेडियस पर डिपेंड कर जाती है। जितना न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल इंक्रीज़ होता चला जाएगा, उतनी ही एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो टॉप टू बॉटम में होता ये है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल्स होता है वो न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता, और वो एलिमेंट जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे को दे दिया, यानी दूसरे एलिमेंट्स को दे दिया, तो वो क्या हो जाते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसीलिए डिक्रीज़ होती है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो होती है टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होती है। और जो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब जो एलिमेंट्स के एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, वो मेटल की कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और शो करना चाहूँगा, ये जो टेबल है यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है यहाँ पर। ओके, सो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, उसके अलावा इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, वो क्वेश्चन आंसर टेक्सचुअल जो है मैं आपको PDF के फॉर्म में सेंड कर दूंगा, और आपको वो सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं एज अ होमवर्क एक एक टाइम जो है रिटर्न करके मुझे शो करने हैं। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर आपका जो है ये चैप्टर फिनिश होता है।